हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईआर को पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, और उनका बार बार ही कमेंट आ रहा था कि सर एक यथार्थवाद की एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाइए जिनमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप हो जाए और साथ ही साथ हमारे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। एक ऐसी वीडियो बहुत दिन से बच्चे डिमांड कर रहे थे, चाहे वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो किसी सिविल सेवा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो उन सब का कहना था कि सर एक ऐसा पॉइंट टू पॉइंट मेंस की राइटिंग के लिए हम लोगों का एक अच्छा आंसर हमें प्रोवाइड करा दीजिए। सो गाइस, अगर आप लोग बेशक से इग्नू में पढ़ते हो, एसयूएल में पढ़ते हो, या देश के तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को यथार्थवाद पढ़ना है, रियलिज्म जानना है, तो आज की नई वीडियो आप लोगों के लिए हमने बनाई है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हम आज यथार्थवाद के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहली बात, यथार्थवाद का हम परिचय, इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि असल में यथार्थवाद क्या होता है, क्या नहीं होता। इसके बाद में हम ये बात करेंगे यथार्थवाद के इतिहास के बारे में कि भाई यथार्थवाद जो है इसका इतिहास कैसा है, कैसा नहीं, कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यथार्थवाद जिसे अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म जिसे सामान्य भाषा में आप समझ सकते हो वास्तविकता, यानी रियलिज्म का जो अर्थ है उसका आप क्या समझ सकते हो, वास्तविकता। कि भाई जो यथार्थवाद है वो कहती है वास्तविकता पर जोर देने की एक ऐसी अप्रोच है जो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में हमें मदद करती है। तो पॉइंट टू पॉइंट चलेगा, इस ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो यथार्थवाद होती है और दूसरी एक विचारधारा है आदर्शवाद, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। चलिए गाइस, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे। इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए परिचय दिया है यथार्थवाद का कि क्या है, क्या एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कभी अगर आप लिख रहे हो आंसर तो उसका क्या इंट्रो होना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि यथार्थवाद क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करने का एक प्रमुख सिद्धांत है। कई सारे सिद्धांत हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, इसको समझने के लिए, जैसे यथार्थवाद है, आदर्शवाद है, इसके अलावा उदारवाद है, नव उदारवाद है, इसके बाद में आप यथार्थवाद के साथ साथ में नव यथार्थवाद, ऐसी बहुत सारी अप्रोचेस हैं। लेकिन उन सब में अगर हम देखते हैं वर्तमान समय में सबसे अच्छी अप्रोच के बारे में, सबसे अच्छे उपागम के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में, तो वो क्या है, वो यथार्थवाद है। सबसे पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई यथार्थवाद का परिचय में सबसे पहला पॉइंट यह है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करने में यथार्थवाद एक प्रमुख सिद्धांत है। दूसरी बात, इस सिद्धांत में राष्ट्रों के बीच में वास्तविक रूप से चलने वाली राजनीति के बारे में बताया गया है। यानी जैसे एक आदर्शवाद मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है कि आदर्श होते हैं, उनका कहना है कि भाई हर एक देश क्या करता है, जिनके एक जैसे संबंध होते हैं, जिनके एक जैसी सोच होती है, जिनकी एक जैसी विचारधारा होती है, कभी वो आपस में नहीं लड़ते। लेकिन रियलिज्म का इससे थोड़ा सा विपरीत कहना है। इनका कहना है कि भाई जो रियलिज्म है ये वास्तविक रूप से चलने वाली राजनीतिक व्यवस्था को करते हैं। हम कई बार देखते हैं कि एक जैसे विचारधारा वाले दो देश आपस में लड़े, कई बार उनका उसमें हित भी नहीं होता, लेकिन फिर भी लड़ते हैं और उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने को मिलता है। जैसा कि अमेरिका को वियतनाम वॉर में और अफगान दोनों में जब सैनिक हस्तक्षेप होती है यूएसए की, तो उन दोनों में उसको नुकसान पहुंचता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ आपको नीचे ये भी याद रखना है अगला पॉइंट कि जो 20वीं शताब्दी के प्रमुख विचारक रहे, जैसे यथार्थवाद के हंस जे मार्गेनथाउ, रिचर्ड नेबुल और इसके बाद में E.H. कॉर, ये 20वीं शताब्दी की है। इससे पहले के भी प्राचीन या क्लासिकल जो यथार्थवादी विचारक है, जो इनसे भी पहले, हालांकि ये सारे के सारे भी क्लासिकल में ही आएंगे, लेकिन इनसे भी पहले के कौन कौन से हैं, कौटिल्य, थ्यूसिडाइस, मैकियावेली, हॉब्स, ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत प्राचीन काल में ही यथार्थवाद के ऊपर दे दिए थे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखना, हमेशा पेपर में कई बारी क्वेश्चन जब आपके आता है तो वो शास्त्रीय यथार्थवाद या फिर राजनीतिक यथार्थवाद के बारे में पूछते हैं।
आप लोग समझ जाएंगे, या फिर प्राचीन यथार्थवाद भी आपसे लिखा हुआ आ जाए, या क्लासिकल यथार्थवाद इंग्लिश में या हिंदी में भी ऐसे क्लासिकल ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा आपका, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्लासिकल यथार्थवाद की बात हो रही है। लेकिन कभी भी नव यथार्थवाद या नियो रियलिज्म, नियो यथार्थवाद लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये नव यथार्थवाद है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यथार्थवादी जो सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और यथार्थवादी सिद्धांत पॉपुलर होने के कारण ही आगे चल के हम क्या पाते हैं कि भाई उसका भी विध्वंस होता है। पॉपुलर तो हुआ, देखो कोई भी चीज़ अगर तेज़ी से आगे बढ़ती है तो उसके सामने कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आती है। वही रुकावट, वही कमियां जो यथार्थवाद के अंदर थी, उन कमियों को दूर करके आगे चल के क्या हुआ, नव यथार्थवाद आया। अब इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो यथार्थवाद की जो आलोचना है उसका एक अलग से क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन बट फिर भी आज के इस टॉपिक में आप इतना कुछ सीख जाओगे, अगर आपको आलोचना करनी हो तो बिना पढ़े भी आप आलोचना आसानी से कर पाओगे। कोई भी आपसे पूछ लेगा तो इतना ज्ञान हम आपको आज, या जो भी नॉलेज है हम अपनी तरफ से आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर बताया गया कि यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति को प्रमुखता देती है। यानी यथार्थवादी सिद्धांत है, जब आप इसको देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये क्या करती है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें शक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट मानती है। दूसरी बात, जितने भी यथार्थवादी हैं, अभी मैंने आपको बताया कौटिल्य, थ्यूसिडाइस, मैकियावेली, हॉब्स, इसके साथ साथ मैंने आपको दो और महत्वपूर्ण, हंस जे मार्गेंथाउ और E.H. कॉर के बारे में भी नाम बताया। ये सभी के सभी यथार्थवादी सिद्धांत है। इन सबका कहना है कि राज्य प्रमुख अभिकर्ता होता है। अभिकर्ता का मतलब है स्टेट मेन एक्टर होता है। राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में देश से होता है, किसी देश की सरकार से भी होता है। आप ध्यान रखेंगे कि राज्य जो होता है वो प्रमुख अभिकर्ता के रूप में काम करता है, जो सैन्य शक्ति और सुरक्षा को प्रमुखता देना अनिवार्य और आदर्श और नैतिकता को नहीं। बल्कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमेशा एक स्टेट जो होता है एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेट यानी सरकार जो है उसी की भूमिका होती है अपनी प्रजा की सुरक्षा की, आंतरिक मामलों से, बाहरी मामलों से, बाहरी आक्रमण से, या फिर जो भी समस्याएं उसके देश में है उन सभी से जनता को सुरक्षित रखना राज्य का प्रमुख कार्य होता है। ना कि राज्य ये नहीं करता इसके लिए, अब राज्य अब अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए बाहरी आक्रमण से क्या करेगा, समझौते करेगा दूसरे देशों से, या फिर उस देश से लड़ाई करेगा, अपनी शक्ति को बढ़ाएगा। क्योंकि अगर आप जब तक समझौते करते रहोगे उनसे, वो आप पे उतनी ही ज़्यादा बलपूर्वक प्रयोग करेंगे, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे। इसीलिए इनका क्या कहना है कि भैया शक्ति जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ऊपर ही मैंने आपको बताया, और जनता की सुरक्षा, इन दोनों को प्राथमिकता देते हैं, ना कि वो आदर्श और नैतिकता को। कहना है आदर्शवादियों का कि भाई जो स्टेट होता है, राज्य जो होता है, वो किसी भी प्रकार के नैतिक नियमों को नहीं मानते हैं, क्योंकि नैतिक नियमों को मानने का मतलब ही होता है अपने आप को कमज़ोर कर देना, या अपने आप को बिना लड़े, बिना ताकत दिखाए अपने दूसरे के सामने परास्त हो जाना। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे यथार्थवादियों का ये भी मानना रहा है कि मानव की जो प्रकृति है उसमें दोषपूर्ण है। मानव की जो प्रकृति है उसमें क्या है, दोषपूर्ण है। कैसा दोष है, उसमें मानव में स्वार्थ है, मानव दूसरों से संघर्ष करता है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और इस आगे बढ़ने की प्रयत्नशीलता के कारण कई बार दूसरे व्यक्तियों से उसके कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, कई बार उसके संघर्ष हो जाते हैं, और कई बार उसके जब संघर्ष होते हैं तो वो लड़ाई झगड़ों में भी परिवर्तित हो जाते हैं। और ये किस कारण से होता है, बेसिकली ह्यूमन नेचर के कारण होता है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि भाई यथार्थवादियों का ये भी मानना है कि राज्य की जो प्रकृति है वो आक्रामक एवं सुरक्षा से लेकर अक्सर होती है। यानी हमेशा अगर आप देखेंगे कि इसकी जो प्रकृति है वो मनुष्य से हमेशा संघर्षपूर्ण में रहती है। यानी प्रकृति जो है मनुष्य को और राज्य को ऐसा ही बनाता है जो हमेशा उसको आगे बढ़ने की उसकी बात करती है। यथार्थवाद जो है वो नियमों को मानते हैं और एक बदलाव का कोई भी स्वागत नहीं करते। उनका कहना है कि पावर जो है वो अच्छी चीज़ है, उसको हमेशा बढ़ाना चाहिए। आपको सुरक्षित रहना है तो आपको अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये भी इसके अंदर हम पाते हैंगे, क्या पाते हैं कि भाई वो नियमों को मानते हैं लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं करते। यानी जैसी बातें उनके परंपरा से है, जैसी बातें उनके ताकत से, इतिहास से, उसके बारे में ही है। तो हम इसके यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे यथार्थवाद के इतिहास के बारे में।
आई होप आपको अभी सिर्फ इंट्रो मैंने बताया है, वो इंट्रो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगली बात मैं आपको बता दूं, यथार्थवाद का इतिहास। इतिहास का मतलब है कि यथार्थवाद कैसे स्टार्ट हुआ, किन किन स्थानों पे हुआ, किन किन परिस्थितियों में हुआ, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो यथार्थवाद की जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो जो कौटिल्य थे, भारत के ही थे, ये सबसे पहले यथार्थवादी माने जाते हैं, जिन्होंने आलोचनात्मक तरीके से शासन, कूटनीतिक, सामरिक शक्तियों का विश्लेषण किया है। यानी इनका कहना था कि एक राजा तभी ताकतवर होता है, एक राजा अपने शासन पर तभी बैठ सकता है जब उसकी प्रजा उससे डरे और उसके पास में शक्ति का शासन हो। बिना शक्ति के शासन के कोई भी एक शासक जो है वो महान शासक नहीं बन सकता। इनका शासन काल आप देख सकते हो लगभग 300 ईसा पूर्व था, यानी सन 0 से भी 300 साल पहले की बात है। ईसा पूर्व का मतलब यही होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि अर्थशास्त्र नामक इन्होंने क्या की थी, एक पुस्तक की रचना करी थी। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र आप देख रहे हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इस पुस्तक में उन्होंने राजा को अपने राज्य में शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सबसे शक्तिशाली राजा होना जरूरी बताया। ध्यान रखना है आपको, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होना मैंने बताया, जैसा कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बता दिया। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था हेनरी किसिंजर, इन्होंने भी अपनी पुस्तक एक थी इनकी जिनका नाम था वर्ल्ड ऑर्डर में अर्थशास्त्र को इंगित करते हुए कहा है कि इसमें वास्तविक राजनीति की प्रमुखता को दर्शाया गया। यानी ये एक अच्छी बुक है और रियल में कैसी राजनीति होनी चाहिए ये बहुत अच्छा इसके अंदर लिखा हुआ है। ये कौन थे, अमेरिका के जो एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था हेनरी किसिंजर। ओके, अब दूसरे नंबर पे आते हैं थ्यूसिडाइस। थ्यूसिडाइस भी कौन है, यथार्थवादी एक प्रमुख विचारक है। इनका जुड़ाव किससे है, पाश्चात्य जगत। पाश्चात्य जगत जहाँ पर भी आप ये समझ शब्द देखते हैं तो इसका मतलब समझ जाना पश्चिमी विचारक होते हैं। पाश्चात्य जगत का मतलब क्या है कि पश्चिमी विचारक। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं, आप सुनते जाएंगे। पश्चिमी विचारक है और यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि इन्होंने सबसे पहले पश्चिमी या फिर यूरोपीय समाज में, ग्रीक समाज में उस समय उन्होंने यथार्थवाद को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिनका नाम था पेलोपेनेसिया और पेनेसियन, कई बार ये भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस युद्ध में इन्होंने क्या किया था कि भाई इस युद्ध का इन्होंने वर्णन किया है अपनी बुक के अंदर। ठीक है, बुक का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है जो आपके सामने यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। बुक का नाम, इन्होंने एक युद्ध का वर्णन किया। ये बुक है इनकी जो एक एक्चुअल में, और इन्होंने इसके अंदर आप देखेंगे तो युद्ध के प्रमुख कारण थे यूनान, और उसमें क्या है यूनान की शक्ति का बढ़ना। इससे जो स्पार्टा जो था, स्पार्टा और यूनान के बीच में जो ये युद्ध हुआ था इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है, जिसका नाम, युद्ध का नाम क्या है, पेलोपनेसियन, ये युद्ध का नाम है। और इसके अंदर ही इन्होंने इसका वर्णन किया है। कैसे यूरोप के अंदर, आज हम यूरोप देखते हैं लेकिन उस समय यूनान और स्पार्टा ये दो बड़े ताकतवर राज्य थे उस समय के, इन दोनों का जो युद्ध हुआ था इसका वर्णन इन्होंने किया था। इसके बाद में थर्ड महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो यथार्थवादी विचारक है जिनका नाम है मैकियावेली। इन्होंने एक बुक लिखी थी द प्रिंस, इसमें इन्होंने शासन कला के बारे में बताया है। और साथ ही साथ इन्होंने किसी भी राज्य में भावी प्रिंस के क्या गुण होने चाहिए, आपको पता है सभी को प्रिंस का मतलब क्या होता है, राजकुमार, उसमें क्या गुण होने चाहिए इसके बारे में बताया है। और किसी प्रकार से उन्हें किस प्रकार से उनको अपने राज्य का शासन चलाना चाहिए, अपनी इस बुक में उन्होंने इस बात का भी वर्णन किया है। उनके अनुसार प्रिंस को शक्तिशाली रहने के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच में संतुलन बनाए रखना है। विभिन्न संस्था का मतलब है जैसे आर्मी, इसके साथ साथ में वहाँ की मंत्री परिषद, वहाँ के साथ साथ वहाँ की न्यायपालिका, न्याय परिषद, इन सब में एक अच्छा राजा बनने के लिए उसको क्या करना है, सारे के सारे संतुलन बनाए रखना है ताकि सभी एक दूसरे के सुने और सभी एक दूसरे के काम आ सके। नहीं तो क्या होगा कि एक जैसे आर्मी है, आर्मी का काम कभी भी मंत्रालय नहीं होने देगा, और कोई मंत्री है तो वो कभी भी अगर उसके न्यायपालिका से संघर्ष चल रहे हैं तो वो उसके काम को नहीं होने देगा। इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें कही थी। साथ ही साथ आप ये देखोगे कि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था न्यायोचित, इसके कर देती है, इस वजह से इनकी बुक का क्या नाम था, द एंड ऑफ जस्टिस मीन्स, ये इनकी बुक थी। और बुक इनकी वैसे तो द प्रिंस हैगी,
तो इन्होंने इस तरीके से इन्होंने बताया था, न्यायोचित कर देती है किस तरीके से जो युद्ध है वो उसको न्यायोचित कर देती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले विचारक हैं हॉब्स, और ये आखिरी विचारक होने वाले, ज़्यादा परेशान नहीं होना क्योंकि हर एक विचारक जो है प्राचीन काल का इंपॉर्टेंट है और आप जब इनके पॉइंट्स लिखोगे तो आपके एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हॉब्स क्या कहता है, हॉब्स जी का कहना है कि राज्य की जो उत्पत्ति है उसका आप देखेंगे राज्य की जो उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रमुख माने जाते हैं। यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या कि राज्य को, अगले प्रमुख विचारकों में जिनका नाम है हॉब्स, हॉब्स को राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विचारक माना जाता है। यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने सबसे पहले उसका प्रतिपादन किया तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर बात है हॉब्स की। लेकिन इससे भी पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत में कौटिल्य जो है वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, और इससे पहले के जो विचारक हैं वो भी। इसमें इन्हें यथार्थवादियों में राज्य के बीच में शक्ति संतुलन और तथा वास्तविक राजनीति जैसे सैद्धांतिक प्रतिपादक माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, एक तो पावर ऑफ बैलेंस और साथ ही साथ वास्तविक राजनीति के बीच में भी इन्होंने संतुलन कायम करने के लिए अपने सिद्धांतों को दिया था। और इनकी पुस्तक का क्या नाम क्या था, लेवियाथन नाम था। आपको याद रखना है हॉब्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, लेवियाथन लिखी थी। और ये क्या है, आधुनिक राज्यों का वर्णन इसी बुक में मिलता है। हॉब्स ने राज्य की प्रकृति का भी वर्णन किया है, और इसके अंदर हम देखेंगे राज्य में कैसे जो अराजक है वो विद्वान है, इसी के कारण से युद्ध होता है, इन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है। इसके साथ साथ एक प्रमुख विचारक जिनका नाम है E.H. कौर। E.H. कौर ने कौन सी बुक लिखी थी, सबसे पहले आपको याद रखना है, द 20 ईयर क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी थी। E.H. कौर कौन थे, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि 20वीं शताब्दी के प्रमुख विचारक थे जिन्होंने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदारवादी सिद्धांतों की आलोचना करी थी E.H. कौर जी ने। दूसरी बात, इन्होंने अपनी पुस्तक में 2 विश्व युद्धों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय इतिहास की चर्चा करी है। यहाँ पर लिखा हुआ है द 20 ईयर क्राइसिस, का मतलब यही है कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच का जो ये काल है, ये क्राइसिस जो टाइम पीरियड था वो कैसे चला था कैसे नहीं, इसमें वर्णन किया है। और E.H. कौर जी के अनुसार संप्रभु राज्य एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये वास्तविक यथार्थवाद से ही पता चलता है हमें। इसके साथ साथ अपनी जो इनकी बुक थी, इन्होंने अपनी जो बुक है द 20 ईयर क्राइसिस, यानी 20 साल का जो संकट है, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य के पास में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के पास शक्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके पास शक्ति नहीं होगी तो वो सुरक्षित नहीं होगा, दूसरा देश उसको हमला करके उस पर कब्जा कर लेगा। ऐसी बातें भी इन्होंने इसके अंदर बताई थी। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात हंस जे मार्गेनथाउ जी की, जो कि आप लोगों को पढ़नी भी है। हंस जे मार्गेनथाउ जी कौन थे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं यथार्थवादी सिद्धांतों को प्रतिपादन करने में हंस जे मार्गेनथाउ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, या फिर ऊपर के राइटरों के बारे में पूछे जाता है कि उनके कौन सी बुक का नाम था, उनकी बुक का नाम क्या था, क्या विचार दिए थे उन्होंने, उसके ऊपर भी एक ये चीज़ आपको, ये 3 चीज़ें, एक तो कौन कौन से विचारक हैं इसके अंदर और उनकी बुक्स का नाम, दूसरी चीज़ आपको तैयार करनी है, तीसरी उन बुक्स में उन्होंने स्पेशली क्या बोला है इसके बारे में। ज़्यादातर एक ही बातें कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो शक्ति बढ़ाने की बात कर रहे हैं, राज्य को समर्पित होने की बात करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर विचारक। जब आप इनके रेफरेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा। शास्त्रीय यथार्थवाद को वैज्ञानिक तरीके से विस्तारित रूप में प्रयुक्त अगर किसी ने किया तो वो कौन थे, हंस जे मार्गेनथाउ। यानी मैं बताता हूँ, शास्त्रीय यथार्थवाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई उसको इन्होंने वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित किया। यानी यथार्थवादी सिद्धांत आप देख रहे हो काफ़ी पहले से चला हुआ रहा है, लेकिन उन विचारों को सबसे टॉप पे अगर किसी ने पहुंचाया तो वो हंस जे मार्गेनथाउ थी। इनकी बुक थी द पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, ये आपको याद रखनी है। इन्होंने बुक लिखी थी ये वाली, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ह्यूमन जो नेचर है वो किस हद तक संबंधों को वायलेट करता है, किस हद तक संबंधों को प्रभावित करता है, इसके बारे में इन्होंने बात करी है। और साथ ही साथ हंस जे मार्गेनथाउ ने 1949 में अपने लेख में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रूमैन के सिद्धांत की भी आलोचना की है। मार्गेनथाउ के अनुसार यह सिद्धांत अमेरिका के राष्ट्रीय हित के ऊपर स्वाभाविक नैतिक सिद्धांत की तरजीह देते हैं, यानी कैसे नैतिक आधार पर जो राष्ट्रपति जी ने अपने क्या किए थे, सिद्धांत दिए थे, ट्रूमैन का सिद्धांत। ट्रूमैन जी कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कब की बात है, 1949 के लगभग में ही थी जब इन्होंने मार्शल प्लान भी चलाया था।
अच्छा, तो यहाँ पर बात हो जाती है इनकी, तो आपको ये भी समझ में आ गया क्योंकि इनकी आलोचना क्यों हुई, क्योंकि ये नैतिक सिद्धांत पे आधारित थे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो यथार्थवादी है वो आदर्शवादी सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा, आदर्शवादी जो सिद्धांत है इनसे बहुत ज़्यादा अलग है और इनको ये पसंद भी नहीं करते। इसी कारण से जो ये आदर्शवादी सिद्धांत है, कौन सा आदर्शवादी सिद्धांत है ये? नैतिक सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत से ही लिंक है, इंटरलिंक है, इसी कारण से। अब यहाँ पर 6 सिद्धांतों के बारे में बात हो रही है। वैसे तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैंने 6 सिद्धांत आप लोगों को बताने कि आज ये पहली क्लास थी आप लोगों के लिए। एक तरीके से आप इंटरनेशनल की समझ सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पॉइंट बाइज पॉइंट कवर अप करने की कोशिश की। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ 6 सिद्धांत मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये PDF तैयार किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इसके साथ साथ नीचे मैंने, आप देखोगे तो जो इसके प्रमुख 6 सिद्धांत है इसके बारे में भी बात करेंगे हम अच्छी तरीके से। यथार्थवाद के कितने प्रकार होते हैं, नियो रियलिज्म, इसके बारे में भी बात करने वाले। तो ये जो रियलिज्म की अप्रोच है ये काफ़ी लंबी चलने वाली है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको मास्टर्स वगैरह में भी काम आएगा। आप अगर ग्रेजुएशन में हो, अगर आप UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आप लोग सिविल सेवा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपके ये बहुत हद तक हेल्प करेगा। तो चलिए गाइस, आज की जो वीडियो थी आप लोगों के लिए इतनी थी। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी। अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करोगे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स लिंक दे रखे हैं, जैसे आप उनसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप लोगों अपनी क्वेरी हमें शेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इसी प्रकार से अपने और हमारे संबंध को मधुर बना सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।